उसके साथ ग्रेथा की कुछ बचकाना गुफ्तगू बहुत प्यारी लग रही थी। वो नौजवान थी। लंदन की जिंदगी में 18 साल हजार हा तजर्बात के हामिल होते हैं। मेरे ऐन सामने एक शानदार सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे हाथ में स्याह ऑटोमेटिक पिस्टल जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, थामे हैमर लैंकास्टर मुस्कुरा रहा था। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी कलाई मेरे पंजे की गिरफ्त में आ गई। मैंने उसे मरोड़ दिया और करबी तकलीफ से दोहरा हो गया। साउथ एंड से लंदन जाने के लिए बहुत से इंतजामात थे, लेकिन मैंने ट्रेन से सफर करने का फैसला किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रेन लंदन के लिए तैयार खड़ी थी। ब्रिटिश रेल में मेरे साथ एक शगुफ्ता चेहरे वाली लड़की भी चढ़ी थी। यूं तो बहुत से लोग मेरे साथ ही ट्रेन में सवार हुए थे। लड़की की अहमियत ये थी कि ट्रेन में चढ़ते हुए वो लड़खड़ा गई थी और उसने बेख्तियार मेरा सहारा लिया था। नन्हा सा बोझ मेरे लिए क्या अहमियत रखता था। मैंने खुश दिली से उसे सहारा दिया और उसने बारीक सी आवाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। इसी बेनाम शनासाई ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब बिठा दिया। उसके चेहरे की मासूमियत उसके बारे में कोई बुरी राय कायम करने से रोकती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 17-18 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसने मेरी ख्वाहिश के बगैर अपना तारुफ करवाया। बोली, मेरा नाम ग्रेथा मार्क्स है। उसकी आवाज में बच्चों की सी शोखी थी जो मुझे पसंद आई। मैंने कहा, मैं रेनॉल्ड हूँ। बोली, सिर्फ रेनॉल्ड? मैंने कहा, हाँ सिर्फ रेनॉल्ड। वो बोली, इतने मुख्तसर तो नहीं लगते आप। मैंने मुस्कुराकर कहा, नाम की हद तक इतना ही मुख्तसर हूँ। बोली, हाँ नाम की हद तक मुख्तसर हैं। वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे उसकी हंसी भी पसंद आई थी। कम से कम उस हंसी में मासूमियत थी। कोई ऐसी गंदगी या गलाजत नहीं थी जो यूरोप का खासा होती है। उसने पूछा, साउथ एंड में ही रहते हैं आप? मैंने कहा, हाँ। बोली, क्या करते हैं? मैंने कहा, बस यूं समझें एक छोटा सा कारोबार है। बोली, कारोबारी हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ कारोबारी हूँ। बोली, ज़हनी तौर पर भी? मैं शाने उचका कर बोला, क्या कहा जा सकता है? बोली, लंदन किसी काम से जा रहे हैं? मैंने कहा, नहीं बस आवारागर्दी करने। बोली, तो फिर क्यों ना हम दोनों साथ ही मिलकर आवारागर्दी करें? मैंने कहा, तुम भी आवारागर्दी करने जा रही हो? बोली, हाँ। मैंने पूछा, क्या करती हो? बोली, बस लंदन ही में मलबूसात की तराश का कोर्स कर रही हूँ। रहती साउथ एंड में हूँ, एक छोटे से फ्लैट में। यहाँ मेरे डैडी और मम्मी हैं जो खुद भी कारोबारी हैं, लेकिन मुख्तसर से कारोबारी। मेरा मतलब है उनका कारोबार उन्हें इतनी फौकियत नहीं देता कि वो खुद को कारोबारी कह सकें। बस गुजारा करते हैं हम लोग। मेरा ख्याल है मैं मलबूसात का कोर्स मुकम्मल करने के बाद किसी अच्छी सी फर्म में मुलाजमत कर लूँ। मैंने कहा, खूब, ये तो अच्छी बात है। वो बोली, हाँ बस अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आला पाए की जिंदगी गुजारूं। लंदन में मेरी एक दोस्त है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी दौलतमंद है वो। एक बहुत आलीशान मकान में तन्हा रहती है। उसके वालिदैन इतना सरमाया भेजते हैं उसे तालीम मुकम्मल करने के लिए कि उससे एक पूरा खानदान परवरिश पा सकता है, लेकिन वो उस दौलत को तन्हा ही उड़ा लेती है। बड़े आदमी की बेटी जो ठहरी। मैंने कहा, तुम भी बड़ी बन सकती हो, तालीम मुकम्मल नहीं की तुमने। वो बोली, हालात ही साजगार न थे और यूं भी मेरा दिल पढ़ने में नहीं लगता। तालीम तो उस वक्त अच्छी लगती है जब इंसान माशी तौर पर मुतमईन हो, जबकि हमारे यहाँ हालात दूसरे थे। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं है, सब ठीक हो जाता है। मेहनत इंसान को कुछ न कुछ जरूर देती है। वो बोली, आप तो कारोबारी हैं मिस्टर रेनॉल्ड, आपको यकीनन अंदाजा होगा कि इंसान कितनी मेहनत करके एक बेहतर जिंदगी हासिल कर सकता है। मैंने कहा, मेहनत का कोई तायुन नहीं होता मिस ग्रेथा, बस जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने उसे तसल्ली दी और वो बच्चों की मानिंद गर्दन हिलाने लगी। मैंने पूछा, तो लंदन की ये आवारागर्दी कहाँ से शुरू होगी? बोली, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। लंदन में मेरी बेहतरीन तफरी नेशनल आर्ट्स गैलरी है, मगर आप कारोबारी आदमी हैं, आपको आर्ट से दिलचस्पी है। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ नेशनल आर्ट गैलरी देखना पसंद करूंगा। बोली, वेरी गुड, तब हमारी दोस्ती पक्की। हम नेशनल आर्ट गैलरी देखेंगे और दोपहर को लंच के तौर पर मैकडॉनल्ड्स में हैमबर्गर खाएंगे कॉफी के साथ। मुझे ये लंच बहुत पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। रास्ते में हम छोटे छोटे कस्बे देखते रहे, वो उन पर तबसरा करती रही और फिर हम लिवरपूल पहुंच गए। वहां से एक डबल डेकर बस में सवार होकर ट्रफेलगर स्क्वायर आ गए। नेशनल आर्ट्स गैलरी देखते हुए बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आर्ट का एक शोबा भी था जिसमें नादिर रोजगार तस्वीर लगी हुई थी। बारहा मैंने वो शोबा देखा था और उससे दिलचस्पी भी रखता था। वहां हम तस्वीरों पर तबसरा करते रहे। रेम्ब्रांट, डिगास, रॉबिन और माइकल एंजेलो जैसे शोहरा आफाक मुसव्विरों की तहकीकात बेमिसाल थीं।
ऐसी ऐसी हसीन तस्वीर जिनके सामने से हटने को जीना चाहे। उलझी हुई बेरब्त जिंदगी के ये चंद लम्हात बड़े फरत बख्श महसूस हुए। उसके साथ ग्रेथा की कुछ बचकाना गुफ्तगू बहुत प्यारी लग रही थी। वो नौजवान थी। लंदन की जिंदगी में 18 साल हजार हा तजर्बात के हामिल होते हैं। जिस्मानी तौर पर वो लंदन की 18 साला हसीना थी, लेकिन ज़हनी तौर पर यूं लगता था जैसे उसने फरिश्तों के दरमियान जिंदगी गुजारी हो। नेशनल आर्ट्स गैलरी में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान पर धूप चमक रही थी। धूप लंदन के बाशिंदों के लिए बड़ी फरत बख्श चीज़ होती है, और जिस तरह हमारे मुल्कों में बारिश दिलों को गुदगुदा देती है, उसी तरह लंदन के लोग भी धूप में बेहद खुश नजर आते हैं। मैंने इस खुशी का तासुर ग्रेथा के चेहरे पर भी देखा। उसने पुरमुसरत अंदाज में कहा, आहा कैसा चमकदार दिन है, मुझे ऐसे दिन बेहद पसंद हैं। लंदन के मुतमव्विल लोग तो धूप की मसरतों से लुत्फानंदोज होने के लिए हमेशा साहिलों का रुख करते हैं, लेकिन वो नहीं जो मजदूर होते हैं और फैक्ट्रियों और दुकानों में काम करते हैं। हाँ, अगर उनके लिए छुट्टी के दिनों में धूप का कोई खुसूसी प्रोग्राम आसमान की जानिब से पेश हो जाए तो फिर वो अपनी तकदीर के गुन गाते हैं। आओ अब खाना खाएं, मुझे भूख लग रही है। हैमबर्गर की एक दुकान पर पहुंचकर उसने 2 हैमबर्गर तलब किए और कॉफी के साथ उन्हें चबाने लगी। हम दोनों दुकान के एक गोशे में बैठे हुए थे। हमारे कुर्बो जवार में कुछ और लोग भी थे जो हैमबर्गर बड़े शौक से खा रहे थे। खासे बड़े बर्गर थे और लजीज भी। मुझे ये लंच बहुत पसंद आया। अलबत्ता उसकी इंतहाई ख्वाहिश पर मैंने उसे उनका बिल ना अदा करने दिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये बात मुझे पसंद नहीं। वो किसी कदर संजीदा हो गई। बाहर निकलकर मैंने उससे उसके बारे में सवाल किया, क्यों तुम संजीदा क्यों हो गई? बोली, बस ऐसे ही, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरी दावत ठुकरा दी। मुझे बड़ी मुसरत होती अगर तुम उसका बिल मुझे ही अदा करने देते। मैंने कहा, तुम्हारी मैयत इतनी दिलकश है ग्रेथा कि मैं बहुत कुछ खर्च करने पर तैयार हूँ। वो बोली, मगर मैं ये नहीं चाहती। मैंने पूछा, आखिर क्यों? बोली, इस तरह मेरी शख्सियत मशकूक हो जाती है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुमने मेरे लहजे में कोई बुराई महसूस की? वो बड़े खुलूस से बोली, नहीं। मैंने कहा, तो फिर ऐसा क्यों सोच रही हूँ? बोली, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं दौलतमंद होती तो यकीनी तौर पर छोटे से छोटा बिल अदा करने में भी आर महसूस करती, लेकिन चूंकि मैं दौलतमंद नहीं हूं ना। अरे हाँ, क्या तुम मेरी दोस्त नैनी ग्राहम से मिलना पसंद करोगे? मैंने पूछा, नैनी ग्राहम कौन है? बोली, वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत ही दौलतमंद बाप की बेटी है और उसका बाप उसे इतनी दौलत भेजता है कि वो शाहाना अंदाज में जिंदगी बसर करती है। मैंने कहा, जरूरी तो नहीं है, हम लोग जिस कदर वक्त साथ गुजार सकते हैं वो बेहतर है। उसके बाद हम वापस साउथ एंड चलेंगे। वो बोली, यूं होता है कि जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं नैनी से जरूर मिलती हूँ। मेरे और उसके दरमियान मुआहिदा है। दौलतमंद होने के बावजूद वो मेरी गहरी दोस्त है। मुझे यकीन है तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे रेनॉल्ड, और फिर हम ज्यादा देर तो नहीं बैठेंगे उसके पास, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज, उसने लज्जाजत से कहा। मैंने उसकी मासूम ख्वाहिश के सामने सर झुका दिया। ठीक है ग्रेथा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे इनकार नहीं, मैं करता भी क्या। वो थी ही ऐसी, अगर वो जाना चाहती तो बआसानी मुझे छोड़ के जा सकती थी। भला मेरे और उसके दरमियान रिश्ता ही क्या था? चंद लम्हात की रफाकत ये हैसियत तो नहीं रखती थी कि मैं उसे हुक्म देता या वो मुझे किसी काम के लिए मजबूर करती। कभी कभी आर्जी दोस्तियां भी बड़ा असर छोड़ जाती हैं। चुनाचे मैं उसके साथ चल पड़ा। उसने एक बस पकड़नी थी जो नाइट्स ब्रिज की तरफ जाती थी। नाइट्स ब्रिज से आगे एक खूबसूरत रिहायशी इलाका शुरू हो जाता था। बस एक स्टॉप पर रुकी तो मैं ग्रेथा के हमरा नीचे उतर आया। हम दोनों एक ज़ेली सड़क पर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत मकान के सामने रुक गई जिसके दरवाजे पर खूबसूरत बेलें फैली हुई थी। बड़े से गेट पर कोई चौकीदार नहीं था, ताहम ये एक खूबसूरत मकान था। ग्रेथा ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बड़े इत्मीनान से गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैंने भी उसके साथ आगे कदम बढ़ा दिए। मकान के सदर गेट से दाखिल हुए तो एक मुख्तसर सी राहदारी नजर आई जिसके फर्श पर नफीस कालीन बिछा हुआ था। राहदारी के इख्तिताम पर एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। दफतन खुले हुए दरवाजे से कहकहों की आवाजें उभरी और मैं चौंक कर उधर देखने लगा, लेकिन उसी वक्त ग्रेथा मेरा बाजू पकड़े अंदर दाखिल हो गई। हम एक हॉल नुमा कमरे में पहुंच गए, लेकिन कमरे में कदम रखते ही मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे ऐन सामने एक शानदार सोफे पर नीम दराज, एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे हाथ में स्याह ऑटोमेटिक पिस्टल जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, थामे हैमर लैंकास्टर मुस्कुरा रहा था। मेरे जहन को शदीद झटका लगा। एक लम्हे के लिए दिमाग सुन होकर रह गया। हैमर लैंकास्टर मेरे लिए ज्यादा तवज्जो के काबिल नहीं था। बस इस तसव्वुर ने मुझे पागल कर दिया था कि मुझे यहाँ तक लाने वाली ग्रेथा थी। ग्रेथा जिसे देखकर यूरोप की दास्तानें झूठी हो जाती थीं, उस मासूम शक्ल के अकब में भी कोई मकरू शख्सियत छुपी हुई थी
इस पर यकीन नहीं आता था। लंकास्टर की जहरीली आवाज सुनाई दी, तशरीफ लाइए मिस्टर रेनॉल्ड। मेरे आसाब अभी तक कशीदा थे। मैं दम बखुद खड़ा रहा। ग्रेथा आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठ गई। इस बार लंकास्टर पिस्तौल हिलाते हुए धाड़ा। सुना नहीं तुमने? मैं चौंक पड़ा। मैंने चारों तरफ देखा। हॉलनुमा कमरे में 10-11 मकरू शक्ल गुंडे खड़े हुए थे। सबके हाथों में शराब के ग्लास थे और उनके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। उनमें मैंने कर्बी फॉस्टर को भी देखा, जो तंजिया निगाहों से मुझे देख रहा था। लंदन के सबसे बड़े बदमाश का गुरोह मेरे सामने था। कातिलों और तशद्दुद पसंदों के उस टोले के दरमियान मैं तन्हा था। फिर एक मुलाजिम किस्म का आदमी हॉल के अंदरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ और उसने एक ग्लास ग्रेथा के सामने रख दिया और फिर उसे पुर कर दिया। ग्रेथा ने किसी आवारा औरत की मानिंद ग्लास उठाकर चुस्की ली और मुस्कुराने लगी। मेरे दिल में शदीद नफरत उभर आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे एक और सबक मिला था, एक कीमती सबक, और मैंने उस सबक को हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लिया। लंकास्टर ने फॉस्टर को इशारा किया, फॉस्टर इसकी तलाशी लो। फॉस्टर ने शराब का ग्लास रख दिया और फिर मेरे नजदीक आ गया। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया, मैं भी रेनॉल्ड था, लंदन का एक गुंडा। मुझे लंकास्टर के सामने चूहा नहीं बन जाना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं मिस्टर लंकास्टर, कर्बी को ये जहमत न दो, वो इस काबिल नहीं है कि रेनॉल्ड। मैंने अभी इतना ही कहा था कि कर्बी फॉस्टर मेरे पास पहुंच गया और उसने तलाशी लेने के इरादे से मेरे कोट की जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी कलाई मेरे पंजे की गिरफ्त में आ गई। मैंने उसे मरोड़ दिया और कर्बी तकलीफ से दोहरा हो गया। उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन पर जरब लगाई और उसकी कलाई छोड़ दी। कर्बी ऐन उस जगह जा गिरा था जहां वो पहले मौजूद था। मैंने कहा, लंकास्टर, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि इंसानों की तरह गुफ्तगू करो। न तुम मेरे लिए अजनबी हो और न मैं तुम्हारे लिए। इसके बाद अगर तुम्हारे मुंह से कोई गैर शाइस्ता लफ्ज निकला तो तुम्हारे ये चूहे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लंकास्टर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने एक निगाह तो कर्बी फॉस्टर पर डाली, जो अब उठ गया था और अपनी मजरूब गर्दन मसल कर उसे झटके दे रहा था। फिर उसने नफरत भरे लहजे में कहा, यूं लगता है रेनॉल्ड, तुम जापान से बहुत कुछ सिखाए हो, लेकिन कोई हर्ज नहीं। तुमसे कोई गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाना जरूरी है। उसके साथ ही उसने 2 गुंडों को इशारा किया। दोनों कवि हैकल बदमाश मेरे नजदीक आ गए। उनमें से एक ने मेरे गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और गुंडे ये समझे कि मैं हाथों से कोई हरकत करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जूते की ठोकर उनमें से एक की पिंडली की हड्डी पर पड़ी और दूसरे की दोनों कलाइयां पकड़कर मैंने उनमें कोनी फंसा दी। उसके साथ ही मैंने बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया था और उसका रुख लंकास्टर की तरफ कर दिया था। लंकास्टर मुझ पर गोली नहीं चला सकता था क्योंकि उसका एक आदमी जद में था। जिसकी पिंडली पर ठोकर पड़ी थी वो जमीन पर बैठ गया था। दफतन ग्रेथा अपना ग्लास रख कर खड़ी हो गई। ये आपने क्या शुरू कर दिया मिस्टर हैमर? रेनॉल्ड एक मेहमान की हैसियत रखता है हमारे लिए। आपने तो मुझसे कहा था कि आप इससे सिर्फ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। लंकास्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सोच के आसार नजर आए और फिर उसने पिस्तौल जेब में डाल दिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी ग्रेथा, सॉरी रेनॉल्ड, वैसे तुम्हारी कारकर्दगी मुझे पसंद आई है। ग्रेथा मेरे नजदीक आ गई, बोली, तुम मुझे यरकमाल बना सकते हो रेनॉल्ड। आओ दोस्तों की तरह बैठो। गेंचन, मिस्टर रेनॉल्ड को कोई मशरूब पेश करो। मैंने गिरफ्त में लिए हुए शख्स को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर टांग पकड़े बैठे हुए शख्स पर जा गिरा। दोनों के हलक से अजीब सी आवाजें निकली और वो ढेर हो गए, लेकिन किसी ने उन पर तवज्जो न दी। लंकास्टर के गुंडे मुझसे मरूब नजर आने लगे थे। मैंने भी पिस्तौल जेब में डाल दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। गिंचन वही मुलाजिम था जो ग्रेथा के लिए मशरूब लाया था। वो एक और ग्लास लेकर आ गया, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसी वक्त ग्रेथा मेरे पास आ गई, बोली, मेरी ख्वाहिश है रेनॉल्ड, हम दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करें। मैंने ग्रेथा को कोई लिफ्ट न दी और बराह रास्त लंकास्टर से मुखातिब हो गया। क्या चाहते हो लंकास्टर? वो बोला, ग्लास उठाओ रेनॉल्ड, मैं वाकई अब दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया, मकसद बयान करो। लंकास्टर ने अपने ग्लास का मशरूब हलक में उंडेल लिया और बोला, तफसील में जाना जरूरी नहीं है मिस्टर रेनॉल्ड। मुझे यकीन है कि तुम भी बेवकूफ़ आदमी नहीं हो और वो सब कुछ जानते हो जो लंदन के तकरीबन निस्फ दर्जन गुंडों के इल्म में आ चुका है। मैंने सवाल किया, यानी? लंकास्टर अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, कर्बी फॉस्टर का कहना है कि उस रात तुम्हें भी सकारा में देखा गया था, जिस रात वहाँ खूरेज हंगामा हुआ था। क्या ये दुरुस्त है? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं वहाँ मौजूद था और कर्बी फॉस्टर से मेरी गुफ्तगू भी हुई थी। लंकास्टर ने पूछा, मकसद? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
मैंने कहा, मिस्टर लैंकास्टर, क्या आप उस रोज सकारा में मौजूद तमाम लोगों से ये सवाल कर चुके हैं? वो बोला, नहीं, मसला तमाम लोगों का नहीं था। मैंने बदस्तूर तीखे लहजे में जवाब दिया, तो फिर? बोला, मसला तुम्हारा है। उस वक्त जब एनी पार्कर गूनी मैक्लॉरेंस के साथ रक्स कर रही थी, सुना है किसी ने उसे कोई पैगाम दिया और वो वहां से निकल आई। उसके बाद सकारा में जो हंगामा हुआ उसमें तुम्हारे अलावा तमाम लोग मौजूद थे और शायद एनी पार्कर को तुम्हारे करीब भी देखा गया था। उसके बाद से तुम्हारे बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। मैं मुस्कुराने लगा। फिर मैंने पूछा, एनी पार्कर कौन है? मेरे सवाल पर लैंकास्टर चौंक सा गया। उसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए। चंद साथ वो सोचता रहा, फिर शायद उसने अपने गुस्से को दबाकर मसलहतन कहा, हाँ, तुम्हारा ये सवाल बिलाशुबा एक मजबूत हैसियत रखता है, लेकिन बात अगर दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करने की हो तो फिर तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर लैंकास्टर, चले मैं एनी पार्कर से शनासाई का इजहार करता हूँ। फिर उसके बाद वो बोला, देखो रेनॉल्ड, एनी पार्कर के लिए बेशुमार लोगों ने मंसूबाबंदी की है, लेकिन ये लंदन में मेरी इज्जत का सवाल है। अगर लैंकास्टर गैंग एनी पार्कर के हुसूल में नाकाम रहा तो फिर उसकी वक़्त खत्म हो जाएगी और दूसरे गुंडे सर उभारेंगे, जबकि अब तक लंदन के बड़े बड़े गुंडे लैंकास्टर गिरोह में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं और मौके के मुंतजिर रहते हैं कि किस वक्त इस बात का इजहार किया जाए। गोया यूं समझा जा सकता है कि एनी पार्कर के हुसूल में न सिर्फ मेरा माली मफाद है बल्कि एक तरह से ये मेरे वक़ार का सवाल भी है। इसके अलावा एनी पार्कर जैसी शख्सियतें इस कदर आम नहीं होती कि हर शख्स उनके बदले कुछ वसूल कर सके। मिकाइल पार्कर एक बाइख्तियार इंसान है। तुम क्या समझते हो, अगर वो हम लोगों के खिलाफ कुछ करने पर आमादा हो जाए तो क्या लंदन पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड जमीन आसमान एक न कर देंगे? इस तरह मेरे दोस्त कोई तन्हा शख्स एनी पार्कर की कीमत वसूल नहीं कर सकता, जैसे कि तुम। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि हम एनी पार्कर की कीमत का तायुन कर लें और उसमें से 15% एडवांस की शक्ल में मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। मेरा मकसद है कि तुम्हारा हिस्सा 15% और बाकी लोगों को भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा और मेरे हिस्से में सिर्फ 50% आएगा। चुनाचे मैं चाहता हूं कि एनी पार्कर मेरे कब्जे में आ जाए। मैंने शाने उचकाते हुए कहा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। वो बोला, क्या मतलब, क्या तुम तैयार हो? मैंने पूछा, मैं? लैंकास्टर पुरजोश लहजे में बोला, हाँ, मेरी मुराद तुमसे ही है। मैंने कहा, मुझसे आप क्या चाहते हैं मिस्टर लैंकास्टर? वो बोला, यही कि एनी पार्कर को मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा, ओ, क्या आपके ख्याल में वो मेरी तहवील में है? लैंकास्टर गहरी निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम्हारी तहवील में नहीं है तो यकीनी तौर पर तुम उसके मौजूदा पते से जरूर वाकिफ होगे। मैंने पूछा, आपने ये अंदाजा कैसे लगाया मिस्टर लैंकास्टर? लैंकास्टर ने कहा, ये अंदाजा नहीं है, हकीकत है। मैंने कहा, लेकिन मिस्टर लैंकास्टर, एनी पार्कर एक मशहूर शख्सियत है। अगर वो सकारा से गायब हो गई तो कहीं और नमूदार होगी। छुपकर तो वो लंदन में बैठने से रही और तुम्हारे बेहतरीन कारकुन उसे बासानी ढूंढ निकालेंगे। वो बोला, ये ख्याल मेरे जहन में था लेकिन ये मुमकिन नहीं। लैंकास्टर के चेहरे पर किसी कदर झुंझुलाहट के आसार फैल गए। मैंने पूछा, क्यों मुमकिन नहीं है? वो बोला, इसलिए कि अगर इस सिलसिले में देर होती रही तो फिर लंदन के गली कूचों में खूंरेजी हो जाएगी। न जाने मुझे कितने लोगों को कत्ल करना होगा और मेरे गिरोह के कितने अफराद मारे जाएंगे। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो हम लोगों का खेल है। वो बोला, रेनॉल्ड, यूं लगता है जैसे तुम मुझसे ताउन करने पर आमादा नहीं हो। मैंने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर लैंकास्टर, बस मैं तो सवालात कर रहा हूँ। वो बोला, सुनो रेनॉल्ड, कार्ड तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगा। वो रईसजादी ये महसूस करके कि उसकी जिंदगी किसी तौर खतरे में है, हुकूमत से राब्ता कायम कर लेगी और उसके बाद मैं, तुम या कोई और उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। मैंने कहा, यह बात दुरुस्त है। वैसे मिस्टर लैंकास्टर, आपको उसकी रिहाइश गाह मालूम नहीं? वो बोला, नई रिहाइश गाह नहीं मालूम हो सकी, पुरानी रिहाइश गाह वो छोड़ चुकी है, मैं मालूम कर चुका हूँ। मैंने कहा, बहरहाल मैं तुमसे ताउन के लिए तैयार हूँ, उसकी कीमत का तायुन करो। लैंकास्टर के चेहरे पर मुसर्रत के आसार फैल गए। बोला, तुम बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा, $50 लाख। लैंकास्टर का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी फटी फटी आवाज उभरी, क्या? मैंने कहा, सिर्फ $50 लाख। बोला, तुम गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हो रेनॉल्ड, क्या तुम उसकी पूरी कीमत वसूल करना चाहते हो? मैंने कहा, पूरी कीमत तो कई करोड़ डॉलर बनती है डियर लैंकास्टर। वो बोला, कहा जा सकता है। मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी नस्ल से हैं, वो क्या दे सकते हैं इसका तायुन मुश्किल है, और फिर उनसे कुछ वसूल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं मानता हूँ, बहरहाल तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोला, मैं तुम्हें $10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने कहा, ये रकम नाकाबिल कबूल है।
बोला 15 लाख डॉलर। मैंने कहा 25 लाख से $1 भी कम नहीं, 30% एडवांस। बोला चलो मंजूर है, कहाँ है वो? मैंने कहा उसका मौजूदा ठिकाना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2-1 दिन के अंदर मुझसे मुलाकात करने वाली है वो। बोला क्या वाकई? मैंने कहा उसने मुझे फोन किया था। वो बोला मुलाकात के वक्त का तायुन नहीं किया? मैंने कहा नहीं। बोला वजह मुलाकात? मैंने कहा शायद वो मुझसे मुतासिर हो गई है, मैंने उसे वहां से फरार करवाने में भी मदद की थी। इस बात में झूठ यूं नहीं है कि हंगामे के बाद भी मैं वहां मौजूद था। वो बोला करबी का भी यही कहना है, उसने तुम पर निगाह रखी थी और उसके बाद से ये ड्यूटी ग्रेथा ने संभाल ली थी। ग्रेथा बदस्तूर तुम्हारे पीछे थी और उसने इत्तला दे दी थी कि वो तुम्हें ला रही है। मैंने कहा बहरहाल फिर क्या ख्याल है? बोला सौदा तय पा चुका है, ये $10,000 एडवांस, बाकी रकम हाथों हाथ। लैंकास्टर ने नोटों की एक गड्डी जेब से निकाल कर मेरी तरफ उछाल दी। नोटों की गड्डी मैंने जेब में रख ली और सवालिया निगाहों से लैंकास्टर को देखने लगा। बोला इस अहम काम की अंजाम दही के लिए मैं तुम्हें मजीद आदमी भी मुहैया कर सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि दूसरे लोग भी उसकी ताक में हैं? मैंने कहा अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उन्हें भी, और फिल वक्त मुझे तुम्हारे किसी आदमी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत हुई तो मैं तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। वो बोला फोन नंबर ले लो और उसके साथ ही एक बात और सुन लो, रेनॉल्ड अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरे लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि लंदन की किसी सड़क पर तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाए। मैंने कहा मुझे अंदाजा है। बोला इस बात का ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, तुम मुतमईन रहो, और हाँ फोन नंबर। मुझे एक फोन नंबर नोट करवा दिया गया। उसके बाद मैं उठ गया। लैंकास्टर बोला ग्रेथा तुम्हें छोड़ आएगी, मेहमान को जिस तरह लाई थी उसी तरह रुखसत कराओ। मैंने कहा नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा, और लैंकास्टर भी अपनी जगह से उठ गया। उसने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तपाक से उससे मुसाफा किया। कर्बी फॉस्टर अभी तक कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहा था। उसके बाद लैंकास्टर मुझे बाहर तक छोड़ने आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।